सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कई तफ्तीशी सीरीज़ पर मबनी ड्रामे मंजर आम पर आए जिसमें दिखाया ही गया कि मुजरिम जितना मर्जी अपने जुर्म पर पर्दा डाले, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो खुद ही सच उगल देती है। मुजरिम चाहे जितनी मर्जी साजिश कर ले, लेकिन अपने अंजाम से बच नहीं सकता। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बेकसूर होता है ना, उसकी हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि अपनी बेगुनाही साबित कर सके, क्योंकि बेकसूर इंसान ये बात अच्छे से जानता है कि उसका दामन साफ़ है, इसलिए कानून उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। यानी जिसके दिल में पकड़े जाने का खौफ ना हो, वो आएँ बाएँ शाएँ करने के बजाय तहकीकात को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाने का ख्वाहिशमंद होगा। लेकिन हमारे रहबरों को अगर देखें कि जैसे उनके खिलाफ फैसला आता है तो क्या होता है, निज़ाम पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, इंसाफ को मशकूक बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क की आला अदालत जब इंसाफ के ऐन मुताबिक ताकतवरों के खिलाफ फैसला देती है तो फिर क्यों निकाला कि सदाएं गूंजना शुरू हो जाती हैं। मुनसिफों की जानिबदारी को शक की निगाहों से देखा जाता है, जजिस पर तोहमत लगाई जाती है, तोहमत धरकर उनको बुक से भरा हुआ करार दे दिया जाता है। अच्छा, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारे रहबरों के रवैयों से कह लें कि बिल्कुल हट कर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर से सुनिएगा। ये कहानी हमारे इस्लाफ की इंसाफ पसंदी की कहानी है। इस कहानी में एक सुल्तान होता है जिसके खिलाफ काजी फैसला सुनाते हैं, यानी सुल्तान के खिलाफ काजी फैसला सुनाता है। लेकिन सुल्तान का इस पर रवैया क्या होता है, ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अब ज़रा कहानी सुनिएगा। जिस सुल्तान की बात हो रही है, तारीख़ उस सुल्तान को मंसूर के नाम से जानती है और जिसके दौर में मोहम्मद बिन इमरान काजी के मनसब पर फाइज थे। जहाँ सुल्तान की अदल पसंदी का कह ले कि चर्चा था, वहीं पे जो काजी थे मोहम्मद बिन इमरान, उनके बेलाग और बेखौफ इंसाफ की बड़ी धूम थी। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि काजी साहब की अदालत में एक ऊँट वाले ने आकर सुल्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और इंसाफ का तलबगार हुआ, जिस पर काजी साहब ने फ़ौरन सुल्तान के नाम अदालत में हाज़िरी का हुक्म जारी कर दिया। अब सुल्तान अपने साथियों को बाहर छोड़कर खुद अदालत में पेश होता है। बजाय इसके कि काजी साहब सुल्तान की इज्जत में खड़े हो जाते, वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। काजी साहब सुल्तान के आने पर अपनी जगह पर बैठे रहते हैं काजी साहब और अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। अच्छा, मुकदमे की समाअत के बाद काजी साहब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सुल्तान इस मुकदमे में कसूरवार है, लिहाजा काजी साहब उनके खिलाफ फ़ैसला दे देते हैं। जब फ़ैसला सुनाया जाता है तो आपको हैरानी होगी, सुल्तान अपने खिलाफ फ़ैसला सुनाए जाने के बावजूद खुशी से उछल पड़ता है और काजी साहब से कहता है कि मैं आपके इंसाफ से बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद सुल्तान अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि काजी साहब को 10,000 दिरहम इनाम के तौर पर दिए जाएँ। अब नाज़रीन, ये थे उस ज़माने के हुक्मरान जो काजी का बेहद एहतराम किया करते थे। और अब आज की बात कर लेते हैं। आज के हुक्मरान इंसाफ के इदारों और उनके रखवालों पर तोहमतें लगाते नहीं थकते हैं, जज साहिबान पर कीचड़ उछालते हैं। बस अपने खिलाफ फैसला क्या आ जाता है तो फिर इनके नज़दीक जज तो बेहद बुरे हो जाते हैं, कोई विलन टाइप करैक्टर बन जाते हैं इनके सामने जजेस। और अगर फैसला हक में आ जाए तो जज से बड़ा हीरो ही कोई नहीं है, इंसाफ पसंद ही कोई नहीं है। फिर यही जो ये जो मुनसिफ है, ये बहुत ज़्यादा मुनसिफ अच्छे हो जाते हैं इनकी नज़र में, अगर फैसला ये मुनसिफ इनके हक़ में सुना दें। अच्छा, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर रहबरों को धर लें तो इदारे बुरे और बुरे तरीन हो जाते हैं, और अगर इनको बरी कर दें तो इदारे बेहतरीन हो जाते हैं, आइडियल हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, यानी इनकी गुड बुक्स में आ जाते हैं। बस हमारे रहबर ये चाहते हैं एक्चुअली कि उनसे पूछा ना जाए कि क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, हिसाब दे दें। इनसे कोई हिसाब लेने वाला दुनिया में मौजूद ना हो, और अगर हिसाब कभी ले लिया जाए, हिसाब कभी किया जाए तो फिर ये इदारों पर जो बातें करते हैं, तनकीद के नश्तर बरसाते हैं, वो आप सबको पता है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से FIA ने तहकीकात की और उनके केस में तफ्तीश हुई। केस था चीनी स्कैंडल का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब FIA को मुतमईन नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब की मिसाल कह लें कि सवाल गंदम जवाब चना वाली थी। FIA के मुताबिक जब भी उनसे जायदादों के बारे में पूछा गया
तो उनका जवाब था कि उन्होंने मेट्रो बस बनाई, कौम की खिदमत की है। यानी पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ और आता है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ये शिकायत करते पाए गए कि एफआई के अफसरान ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की, उनका मजाक उड़ाया। मजाक किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हमारे रहबरों के जवाब भी कुछ ऐसे होते हैं। अब बताएं ना, जब जवाब कम लतीफ़े ज़्यादा हों, जैसे कि मरियम नवाज़ साहिबा पहले ये क्या कहती पाई गई थी कि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन फिर जब शरीफ फैमिली की जेबों को टटोला गया तो जगह जगह से ज़मीन, जायदादें, नकदी बरामद होना शुरू हो गई। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तफ्तीशी इदारों ने हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ तफ्तीश की और जब उनसे पूछा गया कि उनके खाते में अंदर खाते किसने ये जो रकम है ना ये जमा कराई, तो हमज़ा साहब ने पता है बड़े मासूमाना जवाब दिए। क्या कहा कि वो सियासत में बहुत मसरूफ़ थे। यानी इतना मसरूफ़ हो गया एक बंदा सियासत में, इतना मसरूफ़ कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसके अकाउंट में पैसे कौन भेजता रहा। जब रहबरों के ऐसे बच्चों जैसे बहाने होंगे, ऐसे लतीफ़ों भरे जवाबात होंगे, फिर ये कहा जाए कि कोई उन पर हंसे भी ना, ये तो ज़्यादती है। अच्छा, मुल्क के वसाइल जो हैं वो बुरे तरीके से लूटे गए, आपको पता है। और जब उन वसाइल पर पहरा देने वालों से गलती से सवाल पूछ लिया गया कि उनके होते हुए दो दो हाथों से मुल्क को लूट कर दिवालिया कैसे बनाया गया, तो फिर हमारे जो रहबर हैं वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि एक धेले की करप्शन साबित हो गई तो अवाम उनका गिरेबान पकड़ने में हक बजानिब होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला धेले का नहीं बल्कि अरबों खरबों का है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब धेले की करप्शन का हिसाब देने के बजाय धेले का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। ज़रा क्लिप देखिए। हमारे रहबर हैं जो बैरून मुल्क बगैर प्रोटोकॉल के फिरते हैं, यही नहीं पैदल भी चलते हैं। ये देख रहे, दौड़ के सड़क भी पार कर लेते हैं। कहीं जाना होता है तो टैक्सी भी करा लेते हैं और टैक्सी ड्राइवर को किराया देते वक्त उससे धेले का हिसाब भी लेते हैं हमारे रहबर। यानी अपने माल की बात हो तो एक पाई भी छोड़ने को ये तैयार नहीं होते हैं। और मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, हिसाब पूरा लेना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह जब आपकी ज़ात पर बात आ जाए तो फिर यही रवैया होना चाहिए ना। अगर आप पाई का हिसाब लेना जानते हैं तो फिर आपको मुल्की ख़जाने से खर्च की जाने वाली पाई का हिसाब देना भी चाहिए। सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता हिसाब। अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, इनको ये तो याद रहता है कि ड्राइवर से एक सिक्का लेना है। यानी शहबाज शरीफ साहब हिसाब लेने में बड़े पक्के हैं लेकिन हिसाब देने में बड़े कच्चे हैं। ये कैसे हो सकता है कि बंदा हिसाब लेने में पक्का है और देने में कच्चा है? इसका मतलब है लेने देने का मामला नहीं है और कच्चे पक्के का मामला भी नहीं है, बात है नीयत की। अब आमदन से ज़ायद असासे, रमज़ान शुगर मिल्स केस, जाली टीटी केस, मुश्ताक चीनी जैसे सहूलतकार, 56 कंपनियों का केस, तरह तरह के इल्ज़ामात इन साबिक वज़ीर आला के दामन पर हैं। ये खिदमत की थी उन्होंने, वैसे कहते हैं ना ये खादमे आला थे। अब ये जो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इनके दामन पर है, जिनका हिसाब मांगने पर ये साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि इदारे इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। मेट्रो बस का रिकॉर्ड हो, कोई और रिकॉर्ड हो, अच्छा ये ज़रा सोचिएगा कि हर रिकॉर्ड को खुद ब खुद आग लग जाती है। यानी आग बड़ी सियानी, आग बड़ी स्मार्ट है कि सही टाइम पे सही रिकॉर्ड पे जाके लग जाती है, उस रिकॉर्ड को ख़त्म कर देती है। रिकॉर्ड ही मुक गया। बड़ी अच्छी बड़ी सियानी आग है कि आप पे बड़ी मेहरबान है। रिकॉर्ड जो आपने ख़त्म करना होता है, जलाना होता है, उसी रिकॉर्ड को एन सही टाइम पे जाके आग लग जाती है। आग तो वाकई बड़ी स्मार्ट है, बड़ी मेहरबान है आप लोगों पर। यानी सारे सबूत ख़त्म, मुक गए, कोई सबूत बाकी नहीं। और जब एहतसाब से बचने के फिर भी जब एहतसाब से बचने के तमाम हरबे, जितने भी हरबे तमाम नाकाम हो जाते हैं और एहतसाब का शिकंजा मज़ीद गिरफ्त करने लगता है, तो फिर पता क्या करते हैं, फिर पाँव पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। खुद को ड्राई क्लीनर में डालकर मिस्टर क्लीन बनने की बाकायदा कोशिश शुरू कर दी जाती है, जुस्तजू शुरू कर दी जाती है और मुफाहमती कोशिशों का आगाज़ कर दिया जाता है। यानी मुफाहमती कोशिशों, आम अल्फाज में बताऊँ, डील या फिर ढील दोनों कह लें। लेकिन फ़िलहाल मुआफ़ी चाहने वालों को इदारों से आपको पता है क्या जवाब मिल रहा है? जब आप किसी को फ़ोन में लाते हैं तो अक्सर आप सुनते होंगे कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। इनके साथ भी यही इनको जवाब मिलता है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ये तो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा करते थे कि जी उनको लाड़काना की लाहौर की सड़कों पर घसीट कर उनसे लूटी हुई दौलत बरामद करेंगे, और बड़े जोश से कहते थे। लेकिन जब
शहबाज शरीफ साहब का कहा हुआ कह लें कि खुद उनके गले पड़ गया, खुद उन पर उल्टा आ पड़ा, तो अब उन्हें यही सब कुछ बुरा लग रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, जब क्या कह रहे थे कि बजट के वक्त शहबाज शरीफ साहब का गायब होना हजम नहीं होता। और बिलावल ने वाज़े अल्फाज में यहाँ तक कह दिया कि पीपल्स पार्टी किसी के पाँव नहीं पकड़ेगी। यानी बिलावल ने शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया कि शहबाज शरीफ साहब डील के पीछे भाग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, ज़रा टीम चलाइएगा, ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाजरीन। क्या लिखते हैं फवाद लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 25 अरब रुपया जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजा। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। FIA की जो तफ्तीशी टीम है उसको किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि बच्चों को पता होगा और बच्चे मफरूर करा दिए, इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो और क्या है। ये ट्वीट आपने पढ़ी फवाद की। यानी हुकूमत भी निज़ाम पर सवाल उठा रही है और एहतसाब के इदारों से बाकायदा ये शिकवा कर रही है कि एक आदमी जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पकड़ नहीं की जा रही। और जबकि शहबाज शरीफ साहब ये शुक्र बजा लाने के बजाय कि वो अब तक जेल से बाहर हैं, वो FIA को बाकायदा तेवर दिखा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि वो वाकई बेगुनाह हैं, तो फिर अपनी बेगुनाही के सबूत दें और बाहर चले जाएं। लेकिन ये तो रातों रात आना चाहते थे ना। ये शहबाज शरीफ साहब वही है ना जिन्होंने अपने बड़े भाई के लंदन जाने की गारंटी दी थी, ज़मानत दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, आए वापस वो भाई, फिर खुद ये रातों रात दबे पाँव लंदन खिसकने की कोशिश की, जो वजारत दाखिला ने नाकाम बना दी। शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन पर करप्शन के एक नहीं बल्कि कई इल्ज़ाम हैं, और वो अगर ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर अदालतें तो आज़ाद है ना, और ये अगर बेकसूर हैं तो अदालत उन्हें ज़रूर इंसाफ देगी। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो आ जाए तो फिर वो एहतसाब का सामना करने के बजाय कतराएगा। सिंपल सी बात है। शहबाज शरीफ साहब ने FIA की पेशी के मौके पर और भी बहुत सारा, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सीन बनाए। शहबाज शरीफ साहब ने FIA पर इल्ज़ामात लगाए और FIA ने उनके जो जवाबात हैं वो भी दिए। अच्छा, इल्ज़ामात जवाबात क्या थे वो आपको बताती हूँ, लेकिन शेख रशीद साहब का ज़रा क्लिप देखिएगा। शेख साहब कहते हैं कि ये लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए कश्मीर कार्ड खेल रहे हैं। यानी शेख साहब के कहने का कह लें कि सीधा सीधा एक ही मतलब कि कश्मीर की आड़ में अपोजिशन अपनी सियासत चमकाना चाहती है। कश्मीर में बैठकर नून लीग की आला क़यादत हुकूमत से NRO चाहती है, और इसीलिए नून लीग वहाँ कश्मीर के अवाम पर कम, जबकि हुकूमत और वज़ीर आज़म पर सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है। अरे शेख साहब क्या कहते हैं कि अमेरिका और बरतानिया को मालूम है कि हमारे रहबरों की कहाँ कहाँ जायदाद है और उनकी कितनी रकम किन किन खातों में मौजूद है, और दूसरी जाने पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात का सामना है। अच्छा, अपोजिशन कहती है कि वो आवाम की असल हमदर्द है, लेकिन वो हुकूमत के सर में दर्द करना चाहती ताकि अपने मकासद हासिल करने में किसी तरह कामयाब हो जाए। अब आप शहबाज शरीफ साहब को ज़रा देखें कि वो भी मुफाहमत की बात करते हैं, इदारों से ताउन की बात करते हैं, लेकिन FIA से उलझ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने FIA पर इल्ज़ामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एजेंसी ने उन्हें दौरान तफ्तीश हिरासा किए। अफसरान ने शहबाज शरीफ साहब का मजाक बनाया, उनसे ऊंची आवाज़ में बात की है। जबकि शहबाज शरीफ साहब के इल्ज़ामात के जवाब पर FIA का क्या कहना है कि शहबाज शरीफ साहब के दावे वो मुस्तरद करते हैं। अब ज़रा सुनिएगा। कायदे पर इख्तिलाफ़ के साथ अच्छा सलूक किया गया, लेकिन तफ्तीशकारों के सवालात पर उनका रद्द अमल गैर संजीदा, गैर ज़िम्मेदाराना और सरासर गलत था। तर्जुमान FIA ने मज़ीद कहानी बताते हुए क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल अकाउंट्स में अरबों रुपए की रकम जमा होने का करें तो जवाब देते हैं कि उन्होंने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। अब आगे सुनते जाइए। वो कहते हैं कि मज़ीद पूछें कि मुलाजमीन ने अरबों रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराए तो कहते हैं कि उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की। तर्जुमान मज़ीद क्या कहते हैं कि FIA पूछे कि गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी कैसे बनाई शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इसका जवाब बच्चों से पूछें। अच्छा, बैरून ममालिक से भिजवाई गई अरबों रुपए की रकम के बारे में कहते हैं कि उनके वकील इस बात का जवाब देंगे।
अब इस तरह के जवाब देते हैं और कहते हैं कि सवाल और जवाब जाहिर ना किए जाएं। तर्जुमान FIA ने मजीद बताया कि शहबाज शरीफ साहब से बदतमीज़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उनको तफ्तीश के दौरान कॉफ़ी पेश की गई। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल हुए और उनका जो जवाब दिया गया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जवाब कम लतीफ़े ज़्यादा सुनाए गए, तो ऐसे में ये कहा जाए कि अब ये कोई लतीफ़ों वाले जवाब सुन के हंसे भी ना, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ऐसा ही है ना, नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है। शहबाज शरीफ साहब को कॉफ़ी पेश की गई ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकें, उनका दिमाग ज़्यादा काम करे, ज़्यादा एक्टिव फील करें वो, और अच्छे तरीके से जवाब दें, साथ साथ कॉफ़ी पिएँ, साथ साथ जवाब दें। अब उन्हें तो FIA हुकाम का होना क्या चाहिए था, शुक्रगुजार होना चाहिए था। जैसे कि वो आपको याद है ना, भारतीय पायलट अभिनंदन, वो पाक फ़ौज का शुक्रगुजार रहा कि उसको ज़बरदस्त चाय पिलाई गई, अच्छी टी उसको पिलाई गई, टी वॉज फैंटास्टिक। अब शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा धरना देने को बेकरार हैं, लेकिन जो मर्ज़ी कर लें, उनकी जो कोशिश है ना वो नाकाम रहेगी, ला हासिल रहेगी। और उसके दिल में अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उसी इदारे का दर्द जागने लगा है जिस इदारे के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ और उनके वालिद ज़बान दराजी करने से बाज नहीं आते थे। कहीं नून लीग की जो आला क़यादत है उसने शहबाज शरीफ साहब की बात पर गौर करना तो नहीं शुरू कर दिया? ज़रा सोचिए, या नून लीग की सफ़ों में से मुफाहमत की कोशिशों की जो हवा है वो चलना शुरू हो गई है? ज़रा क्लिप देखिए। सुना आपने, कौमी सलामती के अहम इजलास में ज़राए से जो खबरें सामने आई थीं उसके मुताबिक बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ से कहा कि PTM के जो MNA अली वज़ीर उनको माफ़ कर दें, जिस पे आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा अली वज़ीर को माफ़ी मांगना होगी। मुझ पर तनकीद तो नवाज शरीफ और याद सादिक ने भी की, हमने बर्दाश्त की। अब शायद मरियम नवाज़ ने इसीलिए कहा कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसे इदारों पर तनकीद ना समझा जाए। कुछ लोग ज़ाती मुफाद के लिए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी मरियम साहिबा का कहना है कि नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं करते हैं, जबकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला आर्मी चीफ का नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया। अब मरियम की इदारों को वजाहतें हैं, उनके बयानिए में लचक की दलील नहीं, तो और क्या है। बात वही है ना कि अगर मतलब पूरा हो जाए तो सब अच्छा, और अगर पूरा ना हो तो सब बुरा। वोट को इज्जत देने के मुतालबे की तरह इदारों को भी इज्जत देनी होगी, उनके साथ ताउन करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज़ हो चुका है। केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा भी देखने में आ रहा है। मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 4% तक जा पहुंची है, जो कि 28 जून को 1.79% रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना वायरस की जो भारतीय किस्म है उसने ख़तरे की घंटी बजा दी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना रिपोर्ट होने वाले जो केसेस हैं उनमें से 50% केसेस भारतीय किस्म के हैं। जो हम कह सकते हैं कि अब जो भारतीय किस्म के जो केसेस हैं अगर 50% हैं तो फिर तेज़ी से फैल रहा है ये भी। अब इस्लामाबाद और कराची में भी जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1800 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने पाबंदियों पर नरमी का ऐलान तो कर दिया, मगर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ चारों तरफ धड़ल्ले से जारी हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत एक बार फिर फ़ौज की मदद लेने पर गौर कर रही है। अब दूसरी जानिब आवाम से ये बार बार गुजारिश की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि वबा से ख़ुद को महफूज बनाने का वाहिद और पायदार हल वैक्सीन ही है। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कोरोना की जो भारतीय किस्म है ये ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है। क्या जो चीनी वैक्सीन है जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी इस किस्म के ख़िलाफ़ भी? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो सब की सब बहुत मौसर वैक्सीन हैं, और ये जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने उनको बहुत डिटेल में उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी करके फिर पाकिस्तान में इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। तो ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं, मगर जिस तरह से हमें ये पता है कि किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है, 92% है, किसी की 85% है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ फीसद लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हो सकता है। मगर
सीरियस डिजीज से बचने के लिए इसकी एफिकेसी 100% है कि जिसको वैक्सीन लग चुकी हो, अगर वो उसको वायरस इफेक्ट भी करता है, अटैक भी करता है, इन्फेक्ट भी करता है, तो डिजीज जो है वो माइल्ड फॉर्म की होगी, माइल्ड साइन सिम्टम्स होंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन की या कोई सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव है और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जिस तरह हमारे लोगों को लगती जा रही है, हालात में बेहतरी आएगी। ठीक है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद है, सुन पा रहे हैं, तो ज़रा आप भी बताइए कि जो डेल्टा वायरस भारतीय किस्म अब आ गई है पाकिस्तान में, तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसको बताया जा रहा है। जी 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 मुझे आवाज है जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इंडियन वायरस, डेल्टा वायरस जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे साथ जो हुकूमती इकदाम हैं, जो कि मैडम कह रही हैं, माशाल्लाह ये बड़े अच्छे हैं और हम समझते हैं कि काफी बेहतर होंगे हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये इकदाम वैसे नहीं है कि जैसे हमें कर लेने चाहिए थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हुकूमती इकदाम हमेशा ही कुछ लेट ही हमारे साथ शुरू होते हैं। ये हमारे ऊपर अल्लाह का एक खास करम रहा है कि हमारे यहाँ जो जैसे दुनिया के अंदर ये कोविड की देखने की हमने देखा वैसा नहीं है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर उसके साथ रहा। लेकिन इससे हमारे रवैये, हमारे सोशल रवैये, हमारे हुकूमती रवैये, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सीखा नहीं है। अभी आपने देखा कि जब ये इंडियन वायरस की खातर आया, इंडियन मतलब वेरिएंट जो आया हमारे साथ, और ब्रिटिश की जब ये आई थी, तो ब्रिटिश वेरिएंट की खातर भी हमें यही देखने में आया था कि हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हमें कंट्रोल चाहिए था, वो कंट्रोल वाज वेरी पुअर। और हमारे यहाँ जो मुआशरती रवैये और हुकूमत की मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी है कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ये सारी हमारी SOPs की जो NCOC मतलब अनाउंस करती है, मैडम भी मतलब बड़े बेहतर तरीके से ये कहती हैं कि अवाम को हम अपील करते हैं। मेरे नज़दीक ये अवाम को अपील करने की बात नहीं है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जब तक हम कानून के ऊपर जिम्मेदारी के साथ पासदारी नहीं करवाएंगे अवाम के साथ, बस अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर यकीनन ये बेहतर आए, परवरदिगार का हमारे ऊपर बहुत एहसान रहा है कि हम ठीक रहे हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा, खुदा करे कि ये जो इंडियन वेरिएंट, और आप जैसे आपने फरमाया कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये कुछ केसेस आ गए हैं, बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि वो कैसे केसेस आ गए हैं, ब्रिटेन के अंदर कैसे केसेस आ गए हैं। तो ये हुकूमती इक़दाम हैं जिन्होंने कि इसे सारे को रोकना है। ये और किसी तरीके से हम इसे नहीं रोक सकते कि जब तक कि हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लॉ की तरफ नहीं आएगी और प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अब लोगों के अंदर जब ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया और माशाल्लाह हमारी हिकमत अमली इतनी अच्छी रह रही, तो मुझ जैसा जो मतलब एक आदमी है वो भी यही समझता है कि हमारे यहाँ हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, लिहाजा मुझे किसी किस्म की अब अमल नहीं करना चाहिए। जिंदगी नॉर्मल है, खुल गई है। अब जिंदगी जब नॉर्मल खुल गई है और आपको अंदाजा कि एबटाबाद के रास्ते, एबटाबाद के अंदर आज मतलब 9-10% पॉजिटिविटी रेट जा रहा है, बाकी और इस्लामाबाद के अंदर जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, और अब हमने जब ये मतलब मंडियां हमारी लगी हैं उसके साथ है और बाजारों के अंदर जो हजूम आ गया, ये सारी चीजें हम नजर आती हैं। जब ये सब कुछ हमें नजर आता है और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि लोगों के साथ हम अपील और इस किस्म की हुकूमत की तरफ से ये चीजें आए, तो गालिबन ये कोई बेहतर ऐसी चीज ना होगी। ठीक है, खुदा करे जी, इंडियन वेरिएंट जो आया है हम इससे बच जाएं, जैसे हम पहली उन मुसीबतों से बचे रहे हैं। बहुत अच्छा अल्लाह का करम होगा हमारे साथ इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो ये वायरस अब ये जो भारतीय किस्म है डेल्टा, जिससे तमाम लोग खौफजदा हैं, तो ये जो 2 डोजेज लगवाई गई हैं वैक्सीनेशन की, तो कहा जा रहा है कि कहीं पे गौर भी कुछ मुबालिग में तीसरी डोज पर भी गौर किया जा रहा है कि तीसरी डोज भी शायद दी जाएगी। तो इस बारे में पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लानिंग होगी? देखिए जी, अभी तक 3rd डोज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। मुख्तलिफ ममालिक में वो स्टडी किया जा रहा है, ट्रायल्स शायद किसी जगह पे हो भी रहे हैं, मगर अभी कोई डॉक्यूमेंटेड हमारे पास एविडेंस नहीं है कि तीसरी डोज जो है वो लगानी चाहिए और कितने वक्फे के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि सारे इसके लिए हमें वो प्रूफ्स और क्लिनिकल डाटा चाहिए होता है, और अभी तक मेरा ख्याल है कि वो डाटा इस हद तक कलेक्ट नहीं हुआ कि इसके बारे में कोई हत्ती फैसला हो सके। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो कोरोना जो काबू में नहीं आ रहा है, अब आवाम को मज़ीद वैक्सीन की तरफ ले जाने के लिए जो मीडिया स्ट्रैटेजी कह लें, हुकूमत की जो खासतौर पे हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है वो क्या है? क्योंकि यहाँ लोगों को पहले हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि खुदा का वास्ता है कोरोना को सीरियस लें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। या लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि कोरोना नामी चीज़ कोई वाकई एग्जिस्ट करती है या फिर ये वाकई वो कहते थे साजिश है हमारे खिलाफ। अब अल्लाह अल्लाह करके लोगों को यकीन आ रहा है, तो वैक्सीन के बारे में भी अजीबोगरीब सी बातें होती हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि जी वैक्सीन भी जो लगवाएंगे तो कुछ चिप होगी
होगी, पता नहीं अंदर जाके क्या कर देगी, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी आलमी साजिश है, तो ऐसे लोगों को कैसे गाइड किया जाएगा? हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से मजीद? देखिए, इस वक्त तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दें। इसके लिए आपने देखा है कि तमाम प्राइवेट और पब्लिक अदारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट हैं, उनको ये कह दिया गया, हदायत दे दी गई है कि वो जिम्मेदार हैं अपने तमाम एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिलीज़ को लगाने के लिए। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि अब रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई एयर ट्रैवल नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। शादी हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल्स में, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगी वहाँ पर भी अब इस सर्टिफिकेट की चेकिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह करके आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को ये कोशिश की जा रही है बावर कराने की कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अगर वो चाहते हैं अपने कारोबार और ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाएं, तो वैक्सीनेशन जो है वो अब कंपल्सरी कर दी गई है। तो इसको मज़ीद भी बहरहाल डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं और स्कूल्स की टीचर्स के लिए चली हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए चल रही हैं, उनके लिए लाज़मी करार दे दिया है कि वो नहीं जा सकते जॉब्स पे जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। बच्चों को इम्तिहान में बैठने के लिए जो हमारे 18 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इंश्योर किया जाए कि लोग वैक्सीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। यूएई, थाईलैंड और बहरीन में जो वैक्सीन है साइनोवैक, इसके बाद बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी ऐसा कोई प्लान हो सकता है आपके मुताबिक? आप मुझे पूछ रही हैं? जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रही हूँ। आपने सवाल सुना, मैं या दोहराऊं, रिपीट करूँ? करता हूँ कि इसके लिए देखें कि स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज। ये कहना बहुत मुश्किल है। गो के मत जी नहीं, मुझे सवाल तो समझ आ गया था। आई अंडरस्टैंड कि मतलब तीसरी डोज के बारे में। तीसरी डोज ये जो कि बूस्टर डोज जिसको हम कहते हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज। और जैसे मैडम कह रही थी कि अभी तक हमारे साथ कोई रिकमेंडेशन एज सच नहीं आती हैं कि जिसके लिए कहा जाए कि भी थर्ड डोज जो है या बूस्टर डोज है इसेंशियल है। अगर बूस्टर डोज है तो उसके बाद कैसे होगा? और डॉक्टर फिजा, आप तो समझती हैं कि जब हम शुरू के अंदर ये प्रोग्राम्स कर रहे थे आपके साथ, तो हमने यही कहा था कि हमें नहीं पता ये कितनी देर के लिए इफेक्टिव होगी। ये कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, कितनी देर तक ये इफेक्टिव होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज के ऊपर हमारा मतलब आई मीन के मुआहिदा था, इस चीज के ऊपर हम लोग एग्री अपॉन किए हुए थे कि दैट वी हैव टू लिव विद द कोविड, कि कोविड के साथ ही हमें रहना होगा। हमें अपने मुआशरती रवैये जो है वो कोविड के मुताबिक बनाने होंगे। अभी आप देखें कि चाइना के अंदर वहां ना कोई बूस्टर डोज की जरूरत है, ना किसी तीसरी डोज की जरूरत है। अगर चाइना के अंदर ऐसा नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि जो वो हो। अब ये जो इन्होंने एक कारोबार शुरू कर दिया है वैक्सीन के ऊपर आके कि फलां वैक्सीन को मानेंगे, फलां वैक्सीन को नहीं मानेंगे, आधे पे चले किस्म के हमारे काम आ रहे हैं कि कुछ लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे। मतलब वो कौमें जो 50-70% अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो ये अरब ममालिक के अंदर भी अब मिनिस्ट्रीज उनकी बावजूद इसके कि उनके पास फाइनेंशियल मतलब बेहतर किस्म की पोजीशन है, वो भी लेकिन हाथ उठाने की तरफ जा रहे हैं। द रीजन बीइंग कि अगर हम इनको देखें, ब्रिटेन के अंदर जो लगाया गया कि इंडिया के साथ उन्होंने जो रास्ते खुले रखे, उन रास्ते खुले रहने की वजह से इंडिया के अंदर आज 30 से 32 हजार केसेस आ रहे हैं डेली के साथ। लेकिन एक उनको बेहतर हुआ, चूंकि उन्होंने वहां ब्रिटेन के लोगों को वैक्सीन जो लगा दी, 2-2 डोज उन्होंने लगा ली अपने लोगों को, उसके साथ अब हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन वो इतना नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में बर्डन नहीं है, रिकवरी रेट उनका बेहतर है, बावजूद इसके कि उनका इन्फेक्शन रेट इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट जा रहा है वो 30 से 35 हजार के करीब है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमें जिस चीज की जरूरत है, इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो वैक्सीनेशन की। एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के इसने जो कानून साजी की है कि जो मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर की है, हॉस्पिटल्स के लिए किया गया है, स्कूलों के लिए किया गया है, सिंध गवर्नमेंट ने किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किए, इनके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ दैट इज वेरी मच एसेंशियल। ये नहीं हो सकता कि मैं फॉर्मली एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता हूँ और मुझे पूछा जाता है जी आप वैक्सीनेटेड है, मैं कह देता हूँ जी बिल्कुल मैं वैक्सीनेटेड हूँ, और अंदर जाके फिर हमारे वही रवैये हो, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो, ना हमारी कोई केयरिंग हो, ना कोई मास्क हो। तो हमारे यहाँ तो भी वैक्सीन लगी बहुत थोड़े लोगों को है।
जब लगी बहुत थोड़े लोगों को है तो उसके साथ इस किस्म के इकदाम और अनाउंसमेंट करने के साथ हमारे यहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। वी नीड सर्टन फर्म डिसीजंस और उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी चीजें ये ठीक नहीं होगी। एज फार एज द क्वेश्चन कि जी हमें थर्ड जो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या थर्ड डोज लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अभी इट इज टू अर्ली टू स्पीक अबाउट के ऐसे। हाँ, एज अ साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि जी तीसरी लगवा लें या चौथी पे लगवा लें। द क्वेश्चन इज कि इसके लिए एक मोटा सा एक असूल है कि देन वन हैज टू गो फॉर द एंटीबॉडीज, कि एंटीबॉडीज करवा के आप देख लें कि हमारे साथ अगर वो बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बिकॉज जितनी भी वैक्सीन है उनके साथ यही है कि सम परसेंटेज इज ओवर देयर, कोई 70% है, कोई 90% के करीब होगी, बट वहां पे भी 10% लोग जो है मौजूद रहते हैं कि जिनके ऊपर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक जो SOPs है उसके ऊपर और हुकूमत के रेट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये मतलब कंप्रोमाइज किस्म के रवैये, अपील और हमदर्दाना अपील करने के साथ ये चीजें ठीक नहीं होगी। रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी इन्फोर्स्ड और फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतर। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये अब डेल्टा वायरस जो है तमाम लोग परेशान हैं, जाहिर बात है भारत में जो सिचुएशन है, तो ये जो भारत की किस्म जब आ गई पाकिस्तान में तो तमाम लोग परेशान हैं जो इस चीज़ को बाकी संजीदगी से ले रहे हैं। तो जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है, वैक्सीनेशन के अमल से जो गुजर चुके हैं, तो जब ये वायरस म्यूटेट होगा, नई शक्ल में आएगा, जब डेल्टा एक नई किस्म है जो भारत से यहाँ पर आ रही है, तो क्या जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है ये वैक्सीन उसके लिए भी करामत साबित होगी? उसकी एफिकेसी के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। किसी हद तक तो साबित होगी ना? जी जी बिल्कुल। अभी तक तो हमारे पास जो शवाहिद मौजूद हैं उसमें यही है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी, मगर उसके बावजूद मेरी दरख्वास्त यही है कि हम SOPs को अभी रिलैक्स ना करें। हम लोग अपनी तरफ से एहतियात करें। जो SOPs हैं, अगर पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हम मास्क का इस्तेमाल भी करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करें, गैर ज़रूरी जो है रश वाली जगहों पे जाने से अवॉइड भी करें। और जो हुकूमत ने जिस जगह के लिए मवेशी मंडियों के लिए, ईद के लिए, जो इस वक्त चूँकि सबसे बड़ा इस वक्त हमें जो है वो बड़ी ईद के आने पे जो रश होता है मार्केट्स में और ख़ासतौर पे मवेशी मंडियों में, तो जो SOPs इशू किए गए हैं उसके ऊपर बेशक आपकी वैक्सीन हुई हुई है, मगर फिर भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप उसी तरह से SOPs को फॉलो करें जैसे आप वैक्सीन से पहले करते थे। और अल्लाह ताला ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब हम अपनी 7 करोड़ अवाम का जो टारगेट हमने रखा है, जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर जिस तरह से अमेरिका में और दूसरे ममालिक में अब SOPs को रिलैक्स कर दिया गया है, फिर हम उस स्टेज पे पहुंच सकेंगे कि हम इनको रिलैक्स करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो आया है ये वायरस, ये जो डेल्टा किस्म आई है पाकिस्तान में, ये पता चल सका है कि ये आया कैसे? क्योंकि एयरपोर्ट पे चेक एंड बैलेंस की जो सिचुएशन है, सूरत हाल वो क्या है? जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल ट्रेस हुआ है और ये पता भी इसी तरह चला है कि देखिए जब भी कोई फ्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान में तो एयरपोर्ट के ऊपर तमाम पैसेंजर्स को, चाहे उनके पास कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट हो, उसके बावजूद उन सब के टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, डॉक्टर साहब जानते हैं। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आते हैं फिर उनमें से सैंपल्स भेजे जाते हैं NIH को चेक करने के लिए कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो उसी के जरिए जो एयरपोर्ट पे जो जो पैसेंजर्स आए थे उनमें जो कोविड पॉजिटिव थे वो उनको जब टेस्ट किया गया वेरिएंट्स के लिए तो उसके अंदर हमें डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस मिली। उनको तो खैर फौरी तौर पे आइसोलेट कर लिया गया था और उनको कहा गया था कि आइसोलेशन में मजीद फैलाव के, मगर ज़्यादातर जो ये केसेस हैं ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज से आए हैं और वो जाहिर है चूँकि वहाँ आपको पता है कि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी होता है। हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी एहतियात की है, जो स्टेप्स ले सकते थे हम लोग इसको रोकने के लिए वो हम लोगों ने लिए हैं, मगर ये अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस भी अपनी पूरी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी इसको इसके फैलाव को नहीं रोक सके, ना इसकी एंट्री को रोक सके। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट विजिलेंट है और जो पॉसिबल मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा रही थी तो वहाँ पर ना वो बच्चा जो गाड़ी का शीशा साफ़ कर रहा था, एक बच्चा तो आया वो मेरे पास, तो मैंने कुछ उसको पैसे दिए तो मैंने उसको स्पेशली बोला कि बेटा आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। 16-17 साल उसकी उम्र थी, तो वो आई थिंक 18-19 साल से ऊपर का था वो बच्चा, तो कह रहे जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है, मेरे पूरे घर वालों ने वैक्सीन लगवा ली है और अब हम महफूज हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से प्लीज़ लोगों को ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि जो वैक्सीन लगवा भी चुके हैं उनको भी SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है और वो तमाम अपने आप को महफूज ना समझें, वो मास्क पहन कर जाएँ बाहर, सैनिटाइज़र का उसी तरह इस्तेमाल करें। लोग बहुत ईजी हो गए। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ जी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है
एशियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट इंडियन थे, मैं उसका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई, एंटीबॉडीज भी थी, हर हफ्ते वो पूरी दुनिया को लेक्चर दिए करते थे, या वेरी वोकल पर्सन जो कि कोविड की खातिर अवेयरनेस देते थे। ही वाज बीन इन्फेक्टेड और अनफॉर्चुनेटली ही हैज लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड, और उसकी जिंदगी जो इस दुनिया से वो चली गई। ये लोगों का समझना कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, वी हैव बिकम सेफ, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अभी तक आपको हर एक को जो है एसओपीज के लिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है आपको अमल करना होगा, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। और गवर्नमेंट भी विल बी कंपेल्ड टू डू सो, कि ये जो अभी तक अपील कर रहे हैं और ये कहना कि हुकूमत जो इकदाम हो रहे हैं वो कर रही है, मैं समझता हूँ अपनी नाक़िस राय के अंदर कि हुकूमत वो इकदाम नहीं कर रही जो कि इंडियन वेरिएंट को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए हमें जरूरी है। अभी हम हुकूमत वैसा ही एक नॉर्मल रवैया रखा हुआ है, जैसे ईरान से पहली वेव के अंदर हमने तफ्तान वालों को आने दिया था कि जी हमने उनको बस के अंदर बिठा के और आगे कर दिया। मैं डॉक्टर साहब एक जस्ट अ सेकंड मिनट प्लीज, मैं अभी इसको कंफर्म कर दूं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो जरूरत है कि हम इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्रिक्टली क्वारंटीन करें कि जो बाहर से आएगा 2 हफ्ते उसको क्वारंटीन के अंदर रहना पड़ेगा। दुनिया ने इसके ऊपर अमल किया है, और हमारे साथ अमेरिका की मिसाल क्या सामने होगी, हमारे साथ मिसाल है चाइना की, कि चाइना जो है कि जिसने अपनी कौम को वैक्सीन भी की है और वहां पे आज नॉर्मल जिंदगी वो गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन लेने की जरूरत है, अदरवाइज मतलब हम पछताने के अलावा हमारे पास कोई कुछ नहीं होगा। और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने बॉर्डर्स को, वो कोई बॉर्डर भी हो, अपने बॉर्डर के हर आने वाले बंदे को यहाँ पे वैक्सीनेटेड है नहीं वैक्सीनेटेड है, मैं समझता हूँ कि ये मतलब सख्त होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप उनको रखें या बॉर्डर्स बंद करें या उसको कहें कि आपने क्वारंटीन जो 2 हफ्ते लेनी होगी, जब वो क्लियर हो जाता है तो देन शुड बी अलाउड टू मूव इन द सोसाइटी। दैट इज द ओनली वे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास 4-5 केसेस हुए हैं, लेकिन ये बहुत रैपिड है और बहुत खतरनाक है। इसका हुकूमत को जरूर ये समझना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि मेरी बहन डॉक्टर नौशीन ये समझती हैं कि हाउ इट इज डेंजरस एंड हाउ द थिंग्स शुड बी डन, लेकिन ये रिलेक्टेंटली फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका लास्ट कमेंट, फिर आप दोनों से मैं इजाज़त चाहूंगी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की बात भी आपने सुन ली, और उनका ये कहना है कि बतौर डॉक्टर वो मुतमईन नहीं है जो हुकूमत इकदाम कर रही है इस डेल्टा वायरस के हवाले से। इस हवाले से भी ज़रा जवाब दे दीजिएगा, और अब ईद के बाद की जो सूरत हाल होगी, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि SOPs पर तो मैम आपको भी पता है कि कहीं भी अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। अब हुकूमत मजीद क्या सख्त फैसले लेने को तैयार है, क्योंकि बहरहाल ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की, ये केसेस बढ़ेंगे तो अपोजिशन भी खुलकर तनकीद करेगी और हुकूमत को ही सवालात के जवाब देने के लिए कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी, ना सिर्फ सवालात के जवाब, बल्कि फिर जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन आता है और जो फिर चीजें और जो मेडिसिन और ये सारी चीजें वो भी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती। आपकी बात में जरा आपकी बात काट रही हूँ, ऐड करना चाहूँगी, और हमारा सेहत का निज़ाम उस तरह नहीं है, हमारे यहाँ इतने हॉस्पिटल्स, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब देखिए वो ममालिक जहाँ पे इतने ज़्यादा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट होता है, तो वहाँ पे लोगों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम क्या करेंगे खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये जो ट्रेंड बन रहा है इस वक्त इंक्रीज का, इसको MCOC बहुत क्लोजली और विजिलेंटली फॉलो कर रही है, और आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसके बारे में कोई फैसला भी लिया जाएगा। अगर ये ट्रेंड इस तरह हमें बढ़ता हुआ नजर आया तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशरफ शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।